समय तेजी से निकल रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्ध विराम बुधवार को समाप्त होने वाला है। इसी समय होर्मुज जलदमरू मध्य को लेकर गतिरोध फिर से बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने उस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इसके बजाय IRGC ने शनिवार को उन जहाजों पर गोलीबारी की जो उस जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ये अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने के कदम के जवाब में किया गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने रात भर फिर से दोहराया कि जलदमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटाई जाती और चेतावनी दी कि जलदमरू मध्य के पास आना दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल आमतौर पर इसी जलदमरू मध्य से गुजरता है। उस जलमार्ग पर नए हमले वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा करने और देशों को फिर से संघर्ष की ओर धकेलने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि युद्ध अपने 8वें सप्ताह में प्रवेश कर गया है। नए सर्वोच्च नेता चयन के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। फिर भी मुज्तबा खमेनी ने सप्ताहांत में एक चुनौतीपूर्ण संदेश जारी करते हुए कहा कि नौसेना अपने दुश्मनों को करारी हार देने के लिए तैयार है। यहाँ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर खलीबाफ हैं। क्या आपको याद है जब वे समुद्री सुरंगें साफ करने के लिए माइन स्वीपर भेजना चाहते थे? हमने उनका डटकर सामना किया और युद्ध विराम उल्लंघन मानते हुए चेताया कि कार्रवाई की तो हमला करेंगे। ये मामला आमने सामने की टक्कर तक पहुंचा और फिर वे पीछे हट गए। इसलिए अगर आज जलडमरू मध्य में कोई भी आवाजाही हो रही है और वो आगे बढ़ रही है तो जलडमरू मध्य का नियंत्रण हमारे हाथ में है। मैंने पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से कहा, हम इसी सीमा पर हैं। अगर आप और आगे आए तो हम हमला करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद करने की ईरान की ताजा कोशिशों को कुछ ज्यादा होशियारी दिखाना बता रहे हैं, लेकिन वो जोर देकर कहते हैं कि व्हाइट हाउस तेहरान के संपर्क में है और बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है। हालांकि अपने सोशल नेटवर्क पर हाल ही में किए गए पोस्ट में उन्होंने कुछ देर पहले कहा, उद्धरण, मेरे प्रतिनिधि कल शाम इस्लामाबाद में बातचीत के लिए जा रहे हैं। ईरान ने हाल ही में जलदमरू मध्य बंद करने की घोषणा की, जबकि हमारी नाकेबंदी ने पहले ही उसे बंद कर दिया था। वे अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। वही लोग हैं जिन्हें रोज $500 मिलियन का नुकसान होता है, जबकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होता। कई जहाज टेक्सास, लुजियाना और अलास्का जा रहे हैं ताकि वहां से माल लाद सकें। IRGC की मेहरबानी, जो हमेशा खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है, वो कहते हैं, हम बहुत ही उचित और वाजिब सौदा पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। अब और नहीं, अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अब चलिए उनके हालिया बयानों को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। ये बहुत अच्छे से चल रहा है। वे थोड़ी चालाकी दिखा रहे हैं, जैसा वे पिछले 47 सालों से करते आ रहे हैं। किसी ने भी उन्हें कभी चुनौती नहीं दी, हमने उन्हें चुनौती दी। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कोई वायुसेना नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में उनका नेता सत्ता परिवर्तन है। आप इसे जबरन सत्ता परिवर्तन कहते हैं। लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं। वे फिर से जलडमरू मध्य को बंद करना चाहते थे, जैसा कि वे सालों से करते आ रहे हैं, और वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो और अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रपति के संदेश को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वे कहते हैं कि बातचीत का नतीजा अच्छा निकलता दिख रहा है। वे कहते हैं अब और नरमी नहीं। ट्रंप प्रशासन की ताजा स्थिति के बारे में आप क्या सोचती हैं? खैर, यही है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम देखने के आदी हो गए हैं बेनेता, है ना? एक तरफ बातचीत की बात करना, बातचीत को लेकर आशावाद की बात करना, किसी समझौते के लिए अपनी तत्परता और उनका ट्रेडमार्क आशावाद दिखाना, दूसरी तरफ दबाव के लिए डंडा दिखाना। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बातचीत करते हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में, जो युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर थी,
पर्दे के पीछे की रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप को उम्मीद है कि उनकी अनिश्चितता ईरान को, जो जोखिम से बचना चाहता है, बातचीत की मेज पर ले आएगी। समस्या यह है कि अब तक के अनुभव से जरूरी नहीं कि ईरान जोखिम से बचने वाला देश हो, इसलिए बातचीत में यह तरीका कितना कारगर है स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में एक हिस्सा गंभीर नहीं है, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान को नाकेबंदी में मदद कर रहा है। बेनीता, नाकेबंदियां समानांतर नहीं है, इनके निशाने अलग अलग समूह हैं। ईरानी नाकेबंदी अमेरिका के सहयोगियों और ईरान से समन्वय न करने वाले देशों को निशाना बना रही है। अमेरिकी नाकेबंदी ईरान को निशाना बना रही है। यही है नाकेबंदी का मकसद, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरानी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान पर नाकेबंदी लागू करने में मदद कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ईरानी लोग पूरी तरह से अलग पक्षों के खिलाफ नाकेबंदी लागू कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ट्वीट में ट्रंप का बड़ा तर्क यह है कि उन्होंने एक तरह की समानता स्थापित की है। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करता है। अमेरिका भी जवाब में सुनिश्चित करता है कि अगर हॉर्मुज किसी के लिए खुला नहीं है तो वो किसी के लिए भी खुला नहीं रहेगा, ईरानियों के लिए भी नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप का गंभीर तर्क है। उनका मानना है कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों से पहले हार मानेगा, क्योंकि ईरानी हार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर हालत में है और इसलिए ईरानियों को ही रियायतें देनी पड़ेंगी। अमेरिकी वार्ता टीम सोमवार रात इस्लामाबाद जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वहां होंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ने एबीएस न्यूज से कहा कि जेडी वेंस वहां होंगे, लेकिन हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल के अमीचाई स्टीन के अनुसार वेंस टीम का नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी नजर में वार्ता का अगला दौर शुरू हो रहा है और वो कल रात से इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये सवाल उठता है कि ईरानी पक्ष में असल में फैसले कौन ले रहा है। जैसा कि हमने पहले प्रसारण में बताया था, सर्वोच्च नेता जिन्हें उनके पिता के मारे जाने के तुरंत बाद चुना गया था, तब से अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। युद्ध की शुरुआत में इजरायली अमेरिकी हमलों की पहली बौछार के दौरान कहा जाता है कि वे किसी तरह के फैसले ले रहे हैं। स्पष्ट है कि IRGC ईरानी प्रतिनिधि मंडल की औपचारिक मंजूरी के साथ या बिना दोनों में काम कर रहा है। तो आखिर फैसले का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार बेनेता, सिर्फ IRGC ही हुर्मुज को बंद कर सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए यही ईरान का दबाव बनाने का मुख्य साधन है। कहना पड़ेगा कि वही लोग फैसले ले रहे हैं और दूसरों की कार्रवाई व रियायत देने की क्षमता सीमित कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वही लोग हैं जिन्होंने दिखाया है कि वही नीति को लागू करने वाले हैं। बंदूक की नोक पर और होर्मुज में इस्तेमाल किए जा रहे दूसरे तमाम औजारों के जरिए। जहां तक सवाल है कि मोजतबा खामेनेई की कोई भूमिका है या नहीं, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इसी तरह इजराइल ईरान को वैसे ही लेंगे जैसा वे उसे देखते हैं। हम देख रहे हैं कि होर्मुज और अन्य जगहों पर कार्रवाई IRGC कर रही है। इजराइल के बारे में एक और बात, हमेशा की तरह एक तीसरा पक्ष। और पिछले 24 घंटों में कम से कम सार्वजनिक रूप से ईरान और अमेरिका के मामले में ईरान से जुड़े मोर्चे पर बाकी सबकी तुलना में ज्यादा दर्शक की भूमिका में रहा है। इजराइल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। बेनेता, जाहिर है कि इजराइल पर्दे के पीछे हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि वो पल्लड़ा अपने पक्ष में झुका सके और अगर कोई समझौता हो तो उसकी शर्तों को प्रभावित कर सके। ठीक इसी बात पर ओवन ऑल्टमैन, चलिए सुनते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इससे पहले क्या संदेश साझा किया। इस साल हमें बड़ी परीक्षा झेलनी पड़ी। करीब 1 साल से थोड़ा ज्यादा पहले, जब पता चला कि ईरान हमें नष्ट करने के लिए परमाणु बम बनाने जा रहा था। ये सिर्फ बयान नहीं है। अगर राइजिंग लायन और रोरिंग लायन ऑपरेशन ना होते तो उनके पास परमाणु बम होते और ये हमारे लिए, यानी यहूदी लोगों के लिए, अंत की शुरुआत होती। हमें कार्रवाई करनी ही थी। हमने मध्य पूर्व और खुद को बदल दिया है, क्योंकि हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनका कोई देश कभी सपना भी नहीं देखता। शायद हमने सोचा था कि हमारी आंतरिक बहसों के कारण हमारे पास ये करने की ताकत नहीं होगी, जैसा दुश्मन भी सोचते थे, और वे गलत थे।